हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम घटना चक्र के पूर्वावलोकन में आज हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्राचीन भारत का इतिहास और मध्य प्राचीन भारत का इतिहास बीपीएससी पूर्वावलोकन की बुक को समाप्त कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के घटना चक्र पूर्वावलोकन एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर के पिछला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और यह बीपीएससी टियर 4.0 के लिए जो 1 से 5 तक के है बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। यहाँ से 1 से 5 तक के वाले जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टियर 4 में, वो यहाँ से देख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो अल्मीडा हुआ था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे और प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरियन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि ने कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरियन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन करके आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग जो है ये पुर्तगाली लोग करते थे। पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? तो ये सूरत में स्थापित किया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हुआ। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट के द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया और इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को रियाली के स्थान पर हराया था? तो रियाली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट ने हराया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो ये 1632 में स्थापित किए थे। अपना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निरंतर ये प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 मानता है। और कुछ अप्रमाणिक स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, शोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में था।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो ये 1632 में स्थापित किए थे। निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालीन कारण था? तो डी था अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाट युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला-साफेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध जो है ये जनवरी 1760 में हुआ था। ये वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था 1760 में। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लॉली ने किया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त हुआ था, तो बिहार से प्राप्त हुआ था। यूरोपियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो वो बिहार था जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। इसमें हम सुमेलित करना है खोजकर्ता और जन्म स्थान। जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस थे, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो हैं इन्होंने इटली की खोज किया। किसकी? इटली, अर्थात पहले का तीसरे से मिलाएंगे। फिर है जैक्स कार्टियर ने फ्रांस की खोज किया था, अर्थात बी का चौथा से मिलाया जाएगा। फिर है सर फ्रांसिस ड्रेक जो हैं इन्होंने यूनाइटेड किंगडम, मतलब इनका जो जन्म स्थान है ये है, ना कि खोज है। तो यहाँ पे कुछ रॉन्ग हम बोल रहे हैं, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस का जो जन्म है, इनका जन्म जो हुआ था ये इटली में हुआ, और जैक्स कार्टियर का जो जन्म हुआ ये फ्रांस में, और सर फ्रांसिस ड्रेक का जन्म स्थान जो है यूनाइटेड किंगडम में, और फर्डिनेंड मैगलन का जन्म स्थान ये पुर्तगाली में है, अर्थात पहला का तीसरे के साथ और बी का चौथा के साथ और सी का दूसरे के साथ है, सी का 2, अर्थात पहला ऑप्शन सही है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली में जन्म स्थान, और जैक्स कार्टियर फ्रांस में जन्मे थे, और सर फ्रांसिस ड्रेक हैं ये यूनाइटेड किंगडम में जन्मे थे, और फर्डिनेंड मैगलन जो थे ये पुर्तगाली, इनमें जन्म हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो ये लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, लॉर्ड क्लाइव को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। वो 1758 से 60 तक और 1765 से 67
ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा। इसने बंगाल में द्वैत शासन की भी व्यवस्था की थी। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बक्सर की संधि के बाद ये इलाहाबादी की संधि की गई थी। बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुई। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबादी की संधि 1765 में हुआ था। ये संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ। इलाहाबादी की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये पहला अर्थात मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 में हुआ था। इसके अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार के लिए 2 उपदीवान, मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खान, बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की और मोहम्मद रजा खान उपनाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों के द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान किया था? तो ये 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ था और इसके तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था और शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। सर लियोनिल कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत जो है, सर लियोनिल कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत जो है की जिम्मेदारी अलग कर दी गई है। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 में हुई थी और वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो बांटो और राज करो की नीति के कारण अंग्रेजों ने ज़्यादा समय तक राज किया। अंग्रेजों के द्वारा भारत पर 200 वर्षों से अधिक समय तक राज करने का प्रमुख कारण था बांटो और राज करो की नीति था। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था? तो ये होल्ट मैकेंजी थे। होल्ट मैकेंजी
1822 में होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी पात्रों अर्थात इस क्षेत्र में वर्तमान उत्तर प्रदेश में है अर्थात 1822 में होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति महलवाड़ी तैयार की। इस प्रणाली में मध्य प्रांत पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था। महलवाड़ी पद्धति में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। यहाँ उसकी जगह पर बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त है। विकल्प सी सत्य है और बिहार लोक सेवा आयोग ने भी अपने प्रारंभिक और संशोधित दोनों उत्तर पत्रकों में विकल्प सी को ही सत्य माना है। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो ये 1733 में मिलाया गया था। 1733 में बिहार सूबा का विलय सूबा में किया गया और बंगाल के तत्कालीन नवाब शुजा-उद-दौला ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांटा। पहला है सेंट्रल डिवीज़न जिसमें पश्चिमी बंगाल, उत्तरी बंगाल और मध्य बंगाल शामिल थे। ढाका डिवीज़न जिसमें पूर्वी एवं दक्षिणी बंगाल शामिल थे। बिहार और उड़ीसा क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी फ्रांस मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा और टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब कुस्तुंतनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। किस वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये 1784 में किया गया था। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि 1784 में हुई थी। इसी संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध का अंत हो गया। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि ये टीपू सुल्तान के साथ किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 में हुआ था का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 के द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेज़ों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेज़ों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेज़ों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में ये शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेज़ों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद ये टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो कहाँ से प्राप्त किया? शाह शुजा से प्राप्त किया था। तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। पंजाब अहमदाबाद अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर के शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरगजई सरदारों फतह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने
काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह-ए-नूर का हीरा भेंट किया। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1900 में पारित किया गया। पंजाब भूमि अधिनियम 1900 में पारित किया गया। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। अंबाबाई एक स्वतंत्र सेनानी भारत के किस राज्य की थीं? तो ये थीं कर्नाटक राज्य की थीं। अंबाबाई का जन्म वर्ष 1889 में तत्कालीन मैसूर राज्य, जो अब कर्नाटक में है, एक रूढ़वादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अंबाबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया था। गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित क्वेश्चन हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी एवं 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा। अर्थात भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774 में था। वारेन हेस्टिंग जो थे ये 74 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये 1834 वाला सही है। फिर इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव बना, जो बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के जो संस्थापक हैं ये कौन थे? तो सी ऑप्शन सही है, लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया और द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी। लेकिन वास्तविक शक्ति जो है कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था कि ये छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका ये धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों की विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया।
उसने लगभग 1562 में ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया और 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन ये कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ। भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। डी ऑप्शन इसका क्या है? ये W.S. स्लीमैन को प्राप्त है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाड़े के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन ये 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। निम्न में कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? तो ये है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के, मतलब कि इसमें कई सारे कोड हैं, इसको आपको देखना है। सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, ठगों के संगठित गिरोह का दमन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है। केवल 1, 2 और 4 सही है। तीसरा वाला क्या है? ये गलत है। सी सही है। 1, 2, 4। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिंक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिंक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चला करके उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिंक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया। 1835 में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। अतः विकल्प जो है 1, 2 और 4 सही है। सी वाला विकल्प गलत है, मतलब कि सी इसमें से सही होगा। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित कर दिया? तो ये विलियम बेंटिंक ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये लॉर्ड लिटन ने अपनाया था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने? तो ये लॉर्ड लिटन ने अपनाया था। 1876 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ये डी ऑप्शन एल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। लॉर्ड लिटन एल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे और एल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो ये सी नेपियर ने। किसने? नेपियर। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के काल जो 1842 से 44 ईस्वी के दौरान 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची ए और 2 से मिलाइए। तो पहला है, इसमें से सी ऑप्शन होगा कि पहला का 2 से मिलाना है, अर्थात मैकडोनाल्ड जो थे ये अगस्त प्रस्ताव पास हुआ था इस समय, और निम्नलिखितों के समय हुआ था। ये मैकडोनाल्ड जो थे ये कैमनल अवार्ड और निम्नलिखित को अगस्त प्रस्ताव। डलहौजी जो थे इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स और चैम्सफोर्ड जो थे ये द्वैत प्रशासन। अर्थात जो पहला है इनका जो विषय है मैकडोनाल्ड कैमनल अवार्ड। मैकडोनाल्ड जो थे
ये कैमनवेल अवार्ड था। दूसरा है निम्नलिखितों ने अगस्त प्रस्ताव का विषय डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब्स, चेम्स्फोर्ड जो थे द्वैत शासन। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। इसीलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपने स्वार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीति शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित हैं। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 65 में, और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति जो थी 1765 से 1813 ईस्वी। वही अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857 ईस्वी। अधीनस्थ संघ की नीति जो थी ये 1858 से 1935 ईस्वी, और बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 ईस्वी तक। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था तथा वो शनैः विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना जो है किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने ये भी प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने के वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 तथा 1800 में स्वीकार किया था। मैसूर ने 1799 स्वीकार किया। वही तंजौर अक्टूबर 1799 में। नवाब अवध जो है नवंबर 1801 में सहायक संधि को स्वीकार किया। वही पेशवा दिसंबर 1802 में। बराड़ के भोसले ने दिसंबर 1803 में। सिंधिया ने फरवरी 1804 में। जोधपुर, जयपुर और मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर ने स्वीकार किया। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। तो परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बासीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों के द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। लॉर्ड मेयो ने 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से पहला सही है, अर्थात चारों सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में क्या सही था? तो ये सारे सब सही हैं, अर्थात केंद्रीय और प्रांतीय
वित्त को विभाजित करने वाला ये प्रथम कदम था और प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्त करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल जो है ये 1869 से 72 ईस्वी में उसके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है। उसने प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया, जिसे मेयो रिजोल्यूशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर भी कहा जाता है, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई। साथ ही उन्हें इच्छा अनुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया तथा इसके साथ ही मौजूदा असमानताओं को सुधारने पर जोर दिया। प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। अतः 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन सही हैं। निम्न में से किस देशी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ये ग्वालियर को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, अंग्रेजों ने नहीं मिलाया। तो प्रश्नगत विकल्पों में से ग्वालियर रियासतों को अंग्रेजों के द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में किया गया। लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप में अवध का विलय 1856 में एवं व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा सतारा का जो विलय ये 1848 में किया गया। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई? तो ये लॉर्ड इरविन के समय में दिया गया था। महान शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वायसराय लॉर्ड इरविन, जिनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1826 से 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 के कार्यकाल में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। कब? तो ये 1877 में नियुक्त किया गया था। राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड चतुर्थ को वर्ष 1903 तथा जॉर्ज 5 को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है? तो ये किसने किया था? अर्थात 21 नंबर का ये बी ऑप्शन सही है। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने लिखा था? ये किसने लिखा? तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे ख़त्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा
भारत में रहते रहोगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। और वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर उपाधियों का प्रदान करना प्रारंभ किया गया था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। 1877 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलहत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधियां खान बहादुर थी। 1859 और 60 में इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिले। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था तो ये थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948-50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। 1952-54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1962 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़ करके स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये राजगोपालाचारी थे। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। तो तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन भी करते रहें। हम मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।